नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे मोदी 3.0 की। अब आप कहेंगे 3.0 क्यों? मोदी सरकार की दूसरी पारी के 2 साल पूरे हुए हैं तो 2.0 होना चाहिए। 2.0 तो हो गया मई 2019 में। आज 3.0 की चर्चा इसलिए क्योंकि दूसरी पारी के 2 साल पूरे होने के बाद अब साफ संकेत हो गए हैं। संकेत बिल्कुल साफ हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। कल या ज्यादा से ज्यादा परसों इस फेरबदल की बाकायदा घोषणा कर दी जाएगी। इसे मिड टर्म अप्रेजल भी कह सकते हैं मोदी सरकार का। कुछ मंत्री आएंगे, कुछ जा सकते हैं और कुछ मंत्रालय बदले जा सकते हैं। और इसकी वानगी आज हमें देखने को मिली। बहुतेरे नेताओं को, बीजेपी के सांसदों को दिल्ली तलब किया गया है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़ा नाम आता है। देवास का दौरा था, देवास का दौरा रद्द कर दिया। उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और उसके बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे असम के। इस बार उन्हीं के चेहरे पर चुनाव तो लड़ा गया लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। सर्बानंद सोनोवाल भी दिल्ली पहुंच गए हैं। नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी दिल्ली आए और बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हो रही है। नारायण राणे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो पत्रकारों ने पूछा, जी आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर दें? वो कह रहे हैं, अरे भाई किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं तो सांसद हूं, दिल्ली आना जाना लगा रहता है। तो एक पत्रकार ने कहा, अच्छा 15 दिन पहले ही आ गए? मॉनसून सत्र तो 19 तारीख को, 19 जुलाई को शुरू होगा। आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष हैं। चर्चाएं गर्म हैं। जेडीयू जिसने मना कर दिया था मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह के लिए, अब चर्चाएं यह हैं कि 2 नहीं बल्कि 3 जेडीयू के सांसद इस मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। लेकिन यह कैसे होगा, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और सबसे दिलचस्प तस्वीर जो देखने को मिली वो थी पशुपति पारस की। आपको मालूम है एलजेपी में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है और एलजेपी के सर्वे सर्वा अब स्वर्गीय हो गए हैं। रामविलास पासवान मोदी सरकार में मंत्री भी थे। अब अंदरूनी आंतरिक घर की कलह सामने आ गई है तो पशुपति पारस वो कुर्ता खरीदने पहुंच गए। अब कुर्ता तो कोई भी खरीद सकता है लेकिन मौका ऐसा है कि अब इसमें भी कयासों का बाजार और गर्म हो जाता है। ये जी पूरी तैयारी कर रहे हैं, पशुपति पारस को जगह मिलेगी मोदी मंत्रिमंडल में। लेकिन हमें एक पूरी तस्वीर भी देखने की जरूरत है। यह 2 साल बाद बड़े फेरबदल की नौबत, जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों महसूस की गई है? दरअसल हम एक संकट काल, संक्रमण काल, आफतकाल, आपातकाल में जी रहे हैं। अर्थव्यवस्था गोता खा गई, पटरी से उतरी हुई है और उसके चलते मंदी की मार आप में हम सब, पूरा देश झेल रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार पर उंगलियां उठती हैं, सवाल पूछे जाते हैं। मंदी के साथ साथ महंगाई, यह दोहरी मार आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम 100 को पार कर चुके हैं। बेरोजगारी 9 से 10% पर है। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें घट रही हैं। सरकार कहती है कि हमारी आमदनी कम होती जा रही है, खर्च बढ़ता जा रहा है, लेकिन आम आदमी का तो उससे भी बुरा हाल है। तो यह महामारी, महंगाई, मंदी और बेरोजगारी की जो मार आम आदमी पर पड़ रही है, उसमें कॉस्ट करेक्शन का कोई रास्ता इस मंत्रिमंडल के फेरबदल में दिखाई देगा। 81 मंत्री हो सकते हैं केंद्र में। इस वक्त 53 हैं, बल्कि मैं कहूं अब 52 हो गए हैं, क्योंकि आज ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, उसे और बल मिला जब केंद्रीय मंत्री
और राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का गवर्नर, राज्यपाल बना दिया गया। तो संकेत और मजबूत होने लगे कि फेरबदल होने वाला है। और साथ ही साथ यहां सवाल यह उठता है कि कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे क्या, कि फेरबदल के नाम पर फेरबदल होगा, क्योंकि अभी चुनाव शुरू होने वाले हैं। 6 महीने बाद अगले 2.5 साल तक एक के बाद एक सिलसिलेवार चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं। लेकिन उत्तराखंड में भी चुनाव है, पंजाब में है, मणिपुर में है, गोवा में है, उसके बाद गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहां पर सबसे ज्यादा सीटें जीती थी बीजेपी ने। तो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग तो होगी, लेकिन क्या ये कॉस्मेटिक चेंज होंगे या आमूलचूल परिवर्तन, आमूलचूल बदलाव भी किए जाएंगे? और ये इसलिए क्योंकि देखिए टॉप हैवी भी है मोदी सरकार। 3 बड़े मंत्रियों को अगर आप छोड़ दें, अमित शाह गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, और वित्त मंत्री हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स की भी मंत्री हैं, लेकिन वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। उसके बाद अगर आप नजर डालेंगे तो नितिन गडकरी, वो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के भी हैं, एमएसएमई के भी मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, तो पंचायती राज भी हैं, फूड प्रोसेसिंग के भी मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद लॉ एंड जस्टिस यानी कि कानून मंत्री हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हैं। स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मंत्री हैं, तो कपड़ा मंत्री भी हैं। प्रकाश जावड़ेकर I&B मिनिस्टर हैं, तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्री भी हैं। हेवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइज भी उन्हीं के कांधों पर है। पीयूष गोयल रेलवे मंत्री हैं, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री भी हैं। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हैं। यह बड़ी लंबी फेहरिस्त है। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, स्टील मंत्री भी हैं। और ये चीजें आपस में मेल नहीं खाती हैं। तो क्या 2 दर्जन के करीब 28 जगह खाली थी, थावरचंद गहलोत के बाद 29 जगह अभी खाली हैं, नए चेहरे आ सकते हैं। तो यंगिस्तान पर तवज्जो तरजीह दी जाएगी क्या? वैसे भी 75 साल की एक लक्ष्मण रेखा बांध रखी है प्रधानमंत्री मोदी ने, और 70 साल और उससे ऊपर वाले, 70 साल के करीब और उससे ऊपर वाले 5-6 मंत्री हैं। संतोष गंगवार हैं, जनरल वीके सिंह हैं, हरदीप पुरी हैं, रतनलाल कटारिया हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं। तो नए चेहरे, युवा चेहरों को क्या तवज्जो दी जाएगी? एक नया नैरेटिव सेट किया जाएगा इस मंत्रिमंडल फेरबदल में। इस पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी से लड़ने की मोदी की तैयारी, और मोदी 3.0 में दिखेगा यंगिस्तान का दम। चर्चा में मेरे साथ आज मैंने फिर से किसी भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे, प्रवक्ता को न्योता नहीं दिया है। सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, एंटीना इनके खुले रहते हैं, बहुत एड़ियां इन्होंने घिसाई है, अंदर तक की खबरें रखते हैं। मेरे साथ प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं। आलोक जोशी, वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री। और आज का जो मेरा सवाल है, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, ये समस्याएं हैं, इनसे कैसे निपटेगी मोदी सरकार? कोई रोड मैप दिखेगा क्या? आलोक जोशी ये बताएंगे, मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं सीएनबीसी आवाज के। संजय सिंह हैं, एक और राजनीतिक पत्रकारिता के धुरंधर, मेरे साथ। संदीप घोष, इनके भी एंटीना लगातार अप रहते हैं। और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन स्टूडियो में मेरे साथ हैं। सुकेश, अब यह तो तय है मंत्रिमंडल फेरबदल होने वाला है, और यह बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है, जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। बड़ी एक्सरसाइज है, शायद 8 को होगी। 1.5 दर्जन से ज्यादा मंत्री शामिल हो सकते हैं। करीब आधा दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ये मोटे तौर पे आकलन लगा सकते हैं। मैंने इसके पहले भी जब हमने डिस्कस किया था तब आपको बताया था कि, और आपने भी इस तरफ इशारा किया है, और
हर व्यक्ति ये कहेगा कि दो वजह है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है और दूसरा पॉलिटिकल वजहों से है, क्योंकि अगले साल चुनाव है और अगले साल के कम से कम उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो 2022-23 वो पैक्ट है, चुनावी साल है। हाँ। तो ये आखिरी मौका है नरेंद्र मोदी के पास, और उस नरेंद्र मोदी के पास जो अमूमन इन कंट्रोल दिखते थे, लेकिन कोरोना के काल में कहीं ना कहीं विश्वास हिला है। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया है। तो क्या इसके माध्यम से वो एक आमूलचूल बदलाव की कोशिश करेंगे? 3 क्षेत्र हैं जिसमें काम करने की जरूरत है। एक तो उनका सोशल वेलफेयर पे जोर है। तो जितनी भी एक्सरसाइज हुई है उस सब देखा गया है कि जो वो करना चाहते थे उस मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने जमीन तक वो परकोलेट होकर पहुंचा है कि नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको मालूम है कि उस पे आलोक जी बेहतर बताएंगे कि जिस तरीके से वो गोते खा रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी का आलम है, तो वैसे में एक नई एक्सरसाइज करने की जरूरत है क्या? कोई नया ब्लड इन्फ्यूज करने की जरूरत है क्या? कुछ नया ऐसा कुछ करने की जरूरत जिससे लोगों में विश्वास बहाल हो सके, विश्वास बहाली की कम से कम कोशिश दिखे, ऐसा मोदी करना चाहेंगे। और एक एग्रीकल्चर जो वेलफेयर है जिसमें नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ दांव पे लगा रखा है और पिछले 6-7 महीने से किसान सड़कों पे हैं। नरेंद्र मोदी ने उस कानून को वापस नहीं लिया है। तो क्या उसमें कुछ बातचीत करके रास्ता निकाला जा सकता है ताकि ऐसा लगे कि वो कुछ फ्रूटफुल करना चाहती है, वो किसानों के खिलाफ नहीं है, जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि ये दरअसल किसानों को बर्बाद कर देगा, ये आम लोगों तक कैसे पहुंचे कि ये उनके फायदे का। तो ये कॉस्मेटिक एक्सरसाइज नहीं रहने वाली है। देखिए ये कॉस्मेटिक तो नहीं है। और कॉस्मेटिक का मेरा मतलब यहां पर यह है सुकेश कि देखिए मंत्रिमंडल फेरबदल होता है तो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय, राज्य के हिसाब से कुछ समीकरण की, देखिए इस राज्य को यहां चुनाव होने वाले हैं, देखिए हमने 4 मंत्री बना दिए जी आपके, या जातीय समीकरण वो गोटियां आपने सेट कर दी, वहां तक ही महदूद नहीं रहने वाला है जी। बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं कि वो तो होगा, उसका असर आप देखेंगे। अब प्रवीण निषाद का नाम आ रहा है, अनुप्रिया पटेल का नाम आ रहा है, पशुपति पारस का नाम आ रहा है। बंगाल से कुछ मंत्री हो सकते हैं क्योंकि बंगाल एक पोटेंशियल क्षेत्र लगता है उनको लोकसभा, इसके लिए जहां 18 सीटें उन्होंने जीती। शांतनु ठाकुर और निशित वो मथुरा कम्युनिटी से आते हैं, हाँ। जिन्होंने बहुत वोट दिया था लोकसभा में और बहुत वोट दिया था विधानसभा चुनाव में। तो ये पॉलिटिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से ये सभी आ सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो है, अब देखिए कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं आउट ऑफ द बॉक्स। नरेंद्र मोदी का सेंट्रल थीम क्या होगा, इसको पकड़ने की जरूरत है। कुछ आउट ऑफ बॉक्स वो हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत चर्चा हुई थी कि एक बिग बैंग अप्रोच है उनकी, एक बिग बैंग, एक कोई भी बड़ा इवेंट, अगर ये मंत्रिमंडल फेरबदल है तो कुछ ना कुछ बड़ा तो करना है। देखिए इवेंट तो ये सरकार छोटी सी चीज को इवेंट बना देती है और इसकी मास्टरी है बीजेपी में। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इवेंट किसको कहते हैं, लेकिन अगर आप सीसीएस में चेंज को बिग बैंग मानते हैं तो मुझे नहीं मालूम कि सीसीएस में चेंज होगा कि नहीं। लेकिन मुझे इतना लगता है कि जो कुछ चीजें जो इनिशियली सोची गई थी जो शायद नहीं हुई, जैसे 2014 में ये सोचा गया था, जो नारा दिया गया था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसमें कहा गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मंत्रालय होगा। एक ऐसा क्लब करके मिनिस्ट्री बनाएंगे जिससे ऐसा लगे कि एक दूसरे से जुड़े हुए मंत्रालय हैं और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ हो जाए। क्या कुछ वैसा करने की जरूरत है? एक कन्वर्जेंस वाली मिनिस्ट्री जो है जिसकी परिकल्पना की गई थी बहुत पहले, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में की गई थी, प्रमोद महाजन उस समय मिनिस्टर हुआ करते थे, क्या उसको वापस लाने की कोशिश होगी? क्या कुछ तो ऐसा होगा। और इतना ही नहीं होगा, मुझे जो जानकारी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी साथ में भी उसको शेक करने की आप कोशिश देखेंगे। एक जो नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है उसको भी रिजिक करने की कोशिश हो रही है। एक कोई बाहर के अधिकारी जो बाहर जिनकी अभी पोस्टिंग है उनके नाम की चर्चा है कि वो आएंगे और इनोवेटिव आइडियाज लेके आए। सिर्फ मतलब सरकार कंट्रोल में दिखे, मोदी कंट्रोल में दिखे, ऐसा ना दिखे कि कोरोना के बाद वो हिल गए हैं, उसको ठीक करने की उसको और वो जरूरत भी है आलोक जोशी, क्योंकि सरकार ने जो नारे बुलंद किए थे, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार की बातें थी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी दम भरा गया था 15 अगस्त 2019 को। अब इस कोरोना काल, इस महामारी काल में सारे गणित, सारे आंकड़े, सारी ताल इधर उधर हो गई है। तो क्या आप इस फेरबदल में जो इमिनेंट है,
खास अर्थव्यवस्था को लेकर एक नया इडियम गढ़ा हुआ है, एक नई शक्ल पेश करती हुई दिखाई देगी मोदी सरकार? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं संदीप, नया इडियम गढ़ा हुआ या नई शक्ल पेश करती हुई दिखाई देगी मोदी सरकार, हो सकता है कि नई शक्ल आपको दिखाई पड़े, लेकिन वो शक्ल क्या नया काम करेगी, सवाल ये है। और अब सवाल ये उठता है, जो आप अभी तक सुकेश से उगलवाने का प्रयास कर रहे थे, कि क्या कोई बड़ा बिग बैंग चेंज होने जा रहा है। तो चेंज होने में क्या आपको लगता है कि आज जो मोदी जी की सरकार में तमाम मंत्री हैं, ये मंत्री काबिल नहीं है, इनको अकल नहीं है, या ये समझदार लोगों से सलाह नहीं ले सकते हैं? मुझे लगता है कि इन सबके इस गतिविधि पे किसी तरह का एक अंकुश काम करता है। ये अपने दिमाग से अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए काम कर नहीं सकते हैं। तो क्या मोदी जी अपने मूल फॉर्मेट को बदलने जा रहे हैं, जहां अभी तक यह था कि सब कुछ मोदी जी चलाते हैं, हर चीज वो चलाते हैं, ये जो लोग बैठे हैं ये उनकी मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए बैठे हुए हैं। हर सरकार में होता है कि सारे मंत्री प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए होते हैं, लेकिन उन्हें अपना अपना काम करने की आजादी होती है। जैसे आप क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल, और कई साल से यह सवाल पूछा जा रहा है, आज से नहीं, जेटली साहब के समय भी यह सवाल पूछा जाता था कि अरुण जेटली के पास इतने काम हैं पार्टी के और सरकार के, कि उनके पास वित्त मंत्रालय चलाने का वक्त कब होता है, वो वित्त मंत्रालय कब चलाते हैं। और उनके जाने के बाद से तो यह प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है कि क्या निर्मला सीतारमण को हटाया जाएगा। कोरोना का संकट दुनिया में सब पर आया, एक तरह से कह सकते हैं कि एक दुर्भाग्य की चोट हुई भारत की अर्थव्यवस्था पर, लेकिन कोरोना के आने से पहले जो अर्थव्यवस्था का हाल था, उसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि कोरोना तो एक तरह से वरदान की तरह आया। वरदान की तरह आया। कोरोना से पहले अगर आप देखेंगे 8 तिमाही में 6.8% से विकास दर गिरते गिरते 3.2% आ चुकी थी। वही मैं कह रहा हूं। तो अगर वहां तक आप पहुंच चुके थे और इसके बावजूद, तो अब आप क्या वित्त मंत्रालय में कोई नया मंत्री लाएंगे? 2 लोग हैं। क्या यह बिग बैंग हो सकता है इस फेरबदल का? संभव है, लेकिन 7 साल से ऐसे 2 लोग हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो अपने को स्वाभाविक वित्त मंत्री मानते रहे हैं वर्षों से, वो हर वित्त मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहे हैं आप। वो हैं। और दूसरे इस सरकार के अंदर एक मंत्री हैं जो वित्त मंत्री बनने के लिए न जाने कब से इंतजार कर रहे हैं। वो आप नितिन गडकरी की बात कर रहे हैं? जी, नितिन गडकरी की बात कर रहे हैं? जी, पीयूष जी की बात कर रहे हैं। पीयूष जी की बात कर रहे हैं। हाँ, पीयूष जी वित्त मंत्रालय। पर इसमें देखिए, जो सुकेश कह रहा था, आलोक जोशी, सुकेश कह रहे थे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय या एक कन्वर्जेंस की बात होगी। यहां पर अब पीयूष गोयल की ही बात करें, रेलवे मंत्रालय भी है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी है, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, स्टील मंत्री भी हैं, अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, लेकिन कोल एंड माइंस भी हैं। साथ में अगर आप आरके सिंह को देखें, मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट भी है। वो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमई अभी नितिन गडकरी के पास है, वो रोड ट्रांसपोर्ट भी देख रहे हैं। क्या यहां पर फोकस्ड एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते देखेंगे आप? आप अगर कोई गणित देखना चाह रहे हैं कि ये जो अभी इस वक्त के डिस्ट्रीब्यूशन है या आगे के डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आपको कोई तर्क मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आपको निराश होना पड़ेगा। और अभी हम लोग अगर तर्क के आधार पर यह आकलन अटकलबाजी करने में बैठेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार में क्या होने जा रहा है, तो आपके सारे तर्क फेल होने जा रहे हैं। आप सिर्फ चुनावी गणित के हिसाब से देख सकते हैं। हाँ, जिन लोगों को वादा किया गया था कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है, वो मंत्री बन सकते हैं। उनमें से कौन किस लायक साबित होगा पता नहीं है। ये भी हो सकता है, आपने अभी 29 बर्थ गिने हैं, तो हो सकता है 29 से ज्यादा बर्थ निकल आए, एक आध मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। इस आशंका को आपको किनारे नहीं रखना बिल्कुल नहीं। तो इसलिए वो नंबर ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन मुझे इसमें कॉस्मेटिक के अलावा बहुत कोई आपको लगता है कि उससे कोई मटेरियल चेंज होने जा रहा है इस सरकार के काम करने में मंत्रालयों से, तो वो नहीं होने जा रहा है। वो नहीं होने जा रहा है। प्रदीप जी रिस्पॉन्ड करेंगे। कॉस्मेटिक ही बदलाव होंगे, जातीय, राज्य
वो समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, चुनावों पर नजर ज्यादा होगी क्या, या वक्त आ गया है ये ऐसा वक्त है कि एक्सेस बैगेज और अप्रेजल, एक निष्पक्ष अप्रेजल किया जाए और कुछ बदलाव किए जाएं और वो होते दिखेंगे? आपका टेक। देखिए संदीप जी, दुनिया की कोई ऐसी पार्टी नहीं है डेमोक्रेसी में जिसकी नजर चुनाव पर ना हो। तो ये कहना तो गलत होगा कि सरकार की नजर चुनाव पर नहीं होगी, कोई भी सरकार हो। दूसरी बात, ये जो परसेप्शन बनता है ना कि नरेंद्र मोदी दूसरे मंत्रियों को काम नहीं करने देते हैं, ये बनाया हुआ परसेप्शन है। वो क्यों बनता है? वो बनता इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीड है, वो जो पेस है उनका, उसको मैच नहीं कर पाते दूसरे मंत्री। तो अगर आपके मंत्रालय में काम हो रहा है, उसमें ढिलाई है, प्रधानमंत्री हमेशा रिव्यू करते रहते हैं प्रोजेक्ट्स का, बड़े प्रोजेक्ट्स का, तो उसमें जब कमी आती है और फिर वो क्लास लेना शुरू करते हैं तो यह कहा जाता है कि मंत्री को काम नहीं करने दिया। कभी आपने सुना कि नितिन गडकरी ने यह शिकायत की हो? पेस में नितिन गडकरी किसी भी तरह से पीछे नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी को आपने शिकायत करते नहीं सुना होगा कि उनको काम नहीं करने देते प्रधानमंत्री। एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये कॉस्मेटिक से ज्यादा होगा, ये मिड टर्म करेक्शन की तरह आप मान लीजिए इसको, कोर्स करेक्शन है। और मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल में कोई बड़ा फेरबदल मंत्रिमंडल में नहीं होने जा रहा। हाँ, तो इसलिए मैं 3.0 कह रहा हूं। इसलिए ये सोचकर बदलाव होगा कि ये अगले लोकसभा चुनाव तक कमोबेश यही लोग रहेंगे। तो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री की पेस इतनी तेज है, बहुत से उनके सहयोगी उसको मैच नहीं कर पाते, तो पत्ता किसका कटेगा और किसको पक्का कैबिनेट दर्जा मिलने वाला है? देखिए, पत्ता उसका कटेगा रिव्यू में जिसका काम खराब आया है उसको बता दिया गया होगा। अब तक उसको पता होगा कि वो मंत्री नहीं। तो कहां गाज गिरती दिख रही है आपके? ग्रेप वाइन, आपकी दखल बहुत तकड़ी है। नहीं, ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है संदीप जी। नहीं, आप गलतफहमी ना पालें, हमें तो मालूम है ना। नहीं, इस सरकार में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उसको जानकारी है। हाँ। और पुख्ता जानकारी है। हम सब लोग कयास लगा सकते हैं, तार्किक बात कर सकते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन तो मतलब कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह पक्की, सर्बानंद सोनोवाल की जगह पक्की, नारायण राणे की जगह पक्की, ये तो कहा जा सकता है। हाँ, ये तो कहा जाता। अनुप्रिया पटेल को भी जोड़ लीजिए इसमें। कैबिनेट का दर्जा मिलेगा या इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा? नहीं, कैबिनेट का दर्जा मिलेगा चारों को। देखिए, इस फेरबदल के जरिए एक हल्का पीढ़ी परिवर्तन का भी जो है संदेश देने की कोशिश। वही मैंने सवाल पूछा है, ये यंगिस्तान को जगह मिलेगी? यंगिस्तान को जगह मिलेगी, युवाओं को बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये शुरुआत हो गई है जिस तरह से थावरचंद गहलोत को हटाया गया है, उससे आप संकेत ले सकते हैं वो परिवर्तन होगा। दलित और अति पिछड़ों पर जो है ध्यान होगा सरकार का कि इस वर्ग से कौन लोग हैं जो बेहतर प्रशासन चला सकते हैं, उनका इंक्लूजन होगा। ठीक है संजय सिंह, ये जो युवाओं की बात होती है ना, हाँ 1 मिनट के लिए प्रदीप जी। संजय सिंह, जो युवाओं की बात होती है ना, युवाओं को तरजीह तवज्जो देने की, डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब मंत्रालय देने की बात आती है, देश ने युवा प्रधानमंत्री तो देखे हैं, लेकिन दरअसल जो कैबिनेट मंत्री होते हैं और अहम मंत्रालय, मैं सिर्फ सीसीएस के मंत्रालयों की बात नहीं कर रहा हूं, अमूमन युवाओं को पकड़ा दिया जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो राज्य मंत्री का उनको ओहदा दे दिया जाता है। क्या यहां पर आपको कुछ बदलाव दिखेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सर्बानंद सोनोवाल हो, कि अब युवाओं को बाकायदा कैबिनेट मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपते दिखेंगे प्रधानमंत्री मोदी? देखिए संदीप जी, समस्या यह है कि युवा हम राजनीति में कहते किसको? जो जीवन के सामान्य काल में युवा अधेरावस्था और वृद्धावस्था होती है, वहां या तो युवावस्था होती है या वृद्धावस्था होती है, और वृद्धावस्था 65-70 के बाद शुरू होती है। नहीं, तो राजनेताओं का तो संजय है, लगता है वो फेवरेट गाना ये है, अभी तो मैं जवान हूं। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए एक कैबिनेट मंत्री के सामने जिम्मेवारियां कई तरह की होती है,
और राजनीति में आने के बाद पहले आप राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, कोई मतलब एग्जाम लिख करके तो आते नहीं हैं कि आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं, तो आप एसडीएम के पोस्ट से शुरू करेंगे या एसपी के पोस्ट से शुरू करेंगे। वहां भी एक प्रोबेशन का पीरियड होता है, तो वो प्रोबेशन का पीरियड पार करते करते समय निकल जाता है। इसलिए आप देखेंगे कई लोग छलांग लगा करके मुख्यमंत्री, अचानक से देखा हमने कि उत्तराखंड में सेकेंड टर्म वाले एक युवा व्यक्ति 45 साल के वो हो गए, और तो कई बार उस तरह का वयोवृद्ध बैठे रह जाते हैं। उस तरह का प्रयोग क्या कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में भी होता दिखेगा आपको? मेरा सवाल ही है ये। केंद्रीय कैबिनेट आमतौर पे देखिए, जितनी परंपरा रहती है कि या तो आप किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होकर के आए या वहां के कोई मतलब अध्यक्ष उस तरह के रहे। बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी तब भी मतलब मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन एक सीनियरिटी के आधार पे आप कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वरना इंडिपेंडेंट चार्ज या एमओएस फिर कहीं और इंडिपेंडेंट चार्ज, इस तरह की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में एक सीख की वो तहत होती है। इस समय जो विषय है कि क्या मोदी का जो कल या परसों, मोस्ट लाइकली परसों जब ये एक्सपेंशन कम रिशफल होगा, उसमें दो क्या मैसेज निकल के आते हैं। एक तो नए चेहरे जो आ रहे हैं, वो नए चेहरे कौन से हैं? ये जो 3 पक्के नाम हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो चुनाव जीत करके आए वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो उनका आना स्वाभाविक था, ज्योतिरादित्य का स्वाभाविक था, इस तरह के कई और लोग कुछ स्वाभाविक नाम है। उसके बियॉन्ड वो कौन लोग हैं? और दूसरा ये कि रिशफल होता है तो वो रिशफल किस तरह का होता है जिसमें कि बड़ा मैसेज आए। आपने 3.0 की बात करी थी, तो मैं अगर पिछले कार्यकाल में जाऊं मोदी 1 में, तो उसमें 2 रिशफल देखे, एक पहले साल में ही और दूसरा 2017 में। पहले में एक बड़ा मैसेज जो आया था वो थे मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री, दूसरे में एक बड़ा मैसेज जो आया था उसमें निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री। मनोहर पर्रिकर चूंकि चले गए थे गोवा वापस मुख्यमंत्री होकर के, इस बार जब सरकार बनी तो 2 बड़े मैसेज ये थे, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और उससे ज्यादा बड़ा मैसेज था अमित शाह गृह मंत्री और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हो गए थे। अभी जो ये परिवर्तन होगा जिसमें कि हो सकता है, देखिए कुछ चीजें हम लोग मतलब जर्नलिस्ट होने के नाते ये मानते हैं कि क्या ऐसा करने से बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, वैसा तो नहीं होता, लेकिन एक नई एनर्जी जरूर मिलती है, एक नई ऊर्जा जरूर मिलती है जो नए लोग आते हैं। नहीं, सवालों के घेरे में भी है। पहली बार शायद 7 साल में मोदी सरकार इतने सवालों के घेरे में है। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज और भी हुई है कि जब से ये टीकाकरण का नया जो दौर आया है ना जून 21 से, उसके बाद मोदी सरकार की वो जो पुरानी एक थी कि लगातार लग रहा था कि ये क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो रही है, उसमें मतलब बदलाव हुआ है, लोगों के विश्वास में एक बदलाव हुआ है जो मैं देख सकता हूँ कि ये कहाँ तक है, कैसे है, ये मतलब अलग मंथन का नहीं, आप भरोसे की बात कर रहे हैं, तो पर भरोसे की संदीप घोष, देखिए भरोसे का देखें तो जो आरबीआई के आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स लगातार गोते खा रहा है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मुझसे बेहतर आलोक जोशी जानते हैं, वो 50 से भी नीचे आ गया है। मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने की बात थी, सकल घरेलू उत्पाद का 25% तक उसे लेकर आने की बात थी, वो अभी भी 15% पर अटका हुआ है। और आम आदमी की अगर इनकम आमदनी नहीं बढ़ रही है, सीएमआई का आंकड़ा है 55% कह रहे हैं मेरी आमदनी घट गई, 42% कह रहे हैं जस की तस है, तो महंगाई दर को भी अकाउंट फॉर कर लें तो 97% लोग कह रहे हैं हमारी आमदनी घट गई। तो वो अच्छे दिन के सपने पर सवाल उठने लगे हैं ना। संदीप जी देखिए, आम आदमी तो आंकड़े देख के बात नहीं करते, आम आदमी अपना महसूस का, अपना अनुभव के ऊपर से बात करते हैं। नाउ इसमें 2 चीजें हैं जहां से हम लोग को सुनाई ज्यादा देता है, वो है मध्यम वर्ग और जो सिटी ड्वेलर्स है। एक तरह से जो मोदी जी का जो सब स्कीम रहे हैं अभी तक, वो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो भी है, उससे मेरा जो आइडिया है कि गांव वाले को, जो रूरल सेक्टर, उन लोग को काफी राहत मिली है। फेज 1 में भी मिला था, अभी फेज 2 में भी मिलना चालू है, इसलिए शायद वहां पे इतना नेगेटिविटी जो हम देखते हैं, हमारा जो पेट्रोल कौन संभालते यूज करते हैं हम लोग सिटी ड्वेलर्स, नहीं, डीजल तो इस्तेमाल होता है ना गांव में। हाँ जी,
डीजल तो होता है ना गांव में इस्तेमाल। हाँ, डीजल होता है, लेकिन डीजल में ज्यादातर तो सब्सिडाइज वहां पे है ना, तो आपका पावर तो सब्सिडी आ गया, ये आ गया, लेकिन डीजल के अलावा जो पैसा मिल रहा है और दूसरे उसके साथ साथ संदीप जी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है ना, डायरेक्टली उसका खाते में जा रहा है पैसा, इससे लोग को बहुत राहत मिला है। मेरा कहने का ये नहीं है कि वहां पे तकलीफ नहीं है, लेकिन हम जिस तरह से तकलीफ महसूस करते हैं मध्यम वर्ग और सिटी ड्वेलर्स में, शायद वहां पे इतना ज्यादा क्षोभ नहीं है। और इसका कुछ आपको आप कहें एविडेंस के तौर से, ये जो यूपी का जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ, उसमें हम लोग जो भी कहें कि किस तरह से मैनेज होता है नहीं होता है, तो उसमें लगता है कि उसका ज्यादा असर नहीं 2016 के आपको आंकड़े बताऊं संदीप बाबू, 2016 में आंकड़े तो है, जो समाजवादी पार्टी थी 60 जिला पंचायत अध्यक्ष पद जीती थी, 31 निर्विरोध। 2017 में सुपड़ा साफ हो गया था। तो जिला पंचायत अध्यक्ष ये ठीक है, बीजेपी के नैरेटिव को सूट करता है, इसका आम आदमी की नाराजगी से मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं। आई माइट बी रॉन्ग। यू आर राइट। आगे जाके असेंबली इलेक्शन में कुछ अलग हो सकता है, लेकिन अगर इतना ज्यादा नाराजगी थे अभी जो बोल रहे, उसका तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आते, बिल्कुल ही रिफ्लेक्शन ना आए तो उसमें लगता है। लेकिन बाकी जो सब चीज कहे हैं कि एक मैसेज प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा, पर ये इससे एक संकेत तो जा रहा है ना कि मिड टर्म अप्रेजल की जरूरत महसूस की मोदी सरकार ने। देखिए, मिड टर्म अप्रेजल अगर हम कॉर्पोरेट के हिसाब से कभी कभी किया जाता है कि आपका लिए केस बनाने के लिए, क्योंकि आपको अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए भी मुझे जस्टिफिकेशन लेना है। लेकिन इसके अलावा भी मोदी जी को तो चेंजेस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं जो अलायंस पार्टनर वगैरह जो था, अभी उन लोग को और नाराज करे जिस तरह से वो लोग देखें। अब हम असल मुद्दे पर आते हैं। आपने सही बात छेड़ दी सुकेश। पहले बिहार से ही शुरू करते हैं। बिहार बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा केस बन के आ रहा है। बिहार में 40 में से 39 सीटें जीत ली एनडीए ने। अब वहां 5 मंत्री हैं बिहार से, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, आरके सिंह, अश्विनी चौबे, रामविलास पासवान भी थे, उनका स्वर्गवास हो गया। अब जेडीयू वो आना चाह रही है मंत्रिमंडल में। 3 सीटों की 3 बर्थ का उनकी दरकार है। 4 तक की भी बात हो रही है। पशुपति पारस भी कुर्ता पहने खरीदते घूम रहे हैं, नया कुर्ता ले लिया है। और सुशील मोदी भी हैं। तो मतलब 39 सीटों वाले एनडीए को क्या 10 सीटें, 10 मंत्रालय मिल जाएंगे या 11 मंत्रालय मिल जाएंगे इस गणित के हिसाब से? तो टैलेंटेड प्रदेश है बिहार। तो गांधी जी ने भी अपना आंदोलन बिहार से शुरू किया था। जब प्रकाश जी ने भी उसी को चुना था। उसी 15% का फॉर्मूला भी ले हैं तो 6 होने चाहिए, तो 10-11 हो जाएंगे। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो रही है क्या बिहार में? ये दरअसल जो मतलब उसकी स्थिति इसलिए आ गई क्योंकि आपके जो अलाई हैं वो 2 बिहार से ही आते हैं जो आपके साथ हैं अभी भी। हाँ। नहीं तो बाकी तो सब छोड़ गए। अकाली दल साथ छोड़ चुका है। हाँ। शिवसेना साथ छोड़ चुकी है। तो ऐसे में अब चूंकि वहां से 5 ऑलरेडी हैं, अगर वो जेडीयू को 3 भी देते हैं तो 8 हो गए, 2 भी देते हैं तो 7, 3 देते 2 हैं में तो मान 8। जाएगी जेडीयू। मुझे लगता नहीं है, लेकिन अब अगर ऐसे गणित लगाएं तो करीब 9 से 10 मंत्री वहां होंगे। हाँ। पशुपति पारस को आप छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, पशुपति पारस मुझे लगता है कि वो इंटरेस्टेड है। और पिछली बार प्रदीप जी कह रहे थे सुशील मोदी का पत्ता कट सकता है क्या? मुझे लगता है कि सुशील मोदी, देखिए, एक डेथ ऑफ टैलेंट भी है, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। और प्रदीप जी भी ये बात मानेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने कहा भी है कि जिस पेस में नरेंद्र मोदी चलना चाहते हैं उनके पेस में बाकी लोग भी चलने चाहिए। और मुझे याद है कई बार अरुण जेटली इस बात की चर्चा किया करते थे जब वो जीवित थे कि जो वित्त मंत्री अलग अलग प्रदेशों में हैं उसमें सुशील मोदी ही इज वन ऑफ द बेस्ट। तो जो पहले एक पॉलिटिकल एक ऐसी स्थिति बनी थी कि नरेंद्र मोदी और सुशील
सुशील मोदी की आपस में नहीं पटती, क्योंकि नरेंद्र मोदी के एलिवेशन को सुशील मोदी ने बहुत अच्छे से नहीं लिया था। वो खाई शायद पट चुकी है मेरे ख्याल से। तो सुशील मोदी आएंगे। सुशील मोदी मुझे लगता तो है 10 कैसे हो सकते हैं फिर? ये जो मौजूदा 5 मंत्री हैं इनमें से किसी का पत्ता कटेगा? किसका पत्ता कटेगा नहीं कटेगा उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 10 बनाने में कोई संवैधानिक विरोध सामने नहीं आ रहा है। नहीं, संवैधानिक विरोध नहीं। 10 क्या बिहार से होंगे? आलोक जोशी, आपका टेक क्या है? ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है क्या बिहार से? बाकी जगह स्कैर्सिटी पॉसिटी ऑफ टैलेंट दिख रहा है, बिहार से प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई। 39 थे तो लाने भी तो है ना फिर 2024 में। अभी जो तुरंत की मेरा ख्याल है सबसे बड़ा फोकस जो होगा वो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश मैनेज करना है। हाँ। और कोई भी ऐसा काम, वो भले बिहार से हो, बंगाल से हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर किसी भी तरह का नजदीक का या दूर का असर डाल सके। हाँ। ये उनके लिए सबसे बड़ा। तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री समेत अभी 10 मंत्री हैं। हाँ, राजनाथ सिंह, महेंद्रनाथ पांडे, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी, संतोष गंगवार, हरदीप सिंह पुरी, वीके सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, संजीव बाल्या। तो इनमें कौन जाएगा या और चेहरे कौन आएंगे? वरुण गांधी क्या आपको लगता है एक चेहरे होंगे? चाहता हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे प्रदेश से कितने मंत्री हैं? हाँ। बाकी को आपने रखा है, आपकी जिम्मेदारी है। मुझे बनाना है, मैं बनना चाहता हूं, मैं आपका सहयोगी हूं। हाँ। मेरा काम यहां खत्म हो जाता है। इसके बाद मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके कैबिनेट में उस प्रदेश से कितने मंत्री हैं या नहीं हैं। हाँ। ये उत्तर प्रदेश के लिए भी सही है, बिहार के लिए भी सही है। और अब क्योंकि अब आप 2024 की बात करने लगे हैं, 3 साल बचते हैं इस सरकार के, तमाम लोगों के मन में तमाम तरह की आशंकाएं हैं। ये मैं नहीं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री बहुत अनपॉपुलर हो रहे हैं या उनकी पॉपुलैरिटी में इतनी कमी आ रही है कि लोगों को अभी से डर लगने लगा है। नहीं, उनका करिश्मा बरकरार है, पर सवाल सरकार से पूछे जाने लगे हैं। इन दो बातों में जो लोग फर्क है। के साथ जुड़े हुए हैं उनके मन में यह बात जरूर आने लगी है, भाई हमें मिला क्या? अब जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर अब भी ना दें तो फिर वो सिंधिया जी क्या करने के लिए आए थे अपनी पार्टी छोड़ के यहाँ? इसी तरह तमाम जो सहयोगी हैं वो चाहते हैं भाई कम से कम अगले 3 साल का तो हिसाब हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हाँ, तो सहयोगियों की डिमांड है। संजय सिंह को क्योंकि जाना है, आलोक बाबू 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। संजय सिंह को दूसरे चैनल पर भी जाना है। पर संजय, ये उत्तर प्रदेश की जो गुत्थी है ये कैसे अनफोल्ड करेगी? 10 तो मंत्री हैं, वरुण गांधी का नाम आ रहा है, अनुप्रिया पटेल अब सहयोगी है नहीं बीजेपी के पास, उनको कैबिनेट मंत्री पद देना पड़ेगा। प्रवीण निषाद भी हैं, प्रवीण निषाद हैं, या रामशंकर कठेरिया का नाम लिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नाराजगी तो बढ़ी, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष आप जीत गए हों। तो ये उत्तर प्रदेश में आपको क्या होता दिख रहा है? कौन नए चेहरे आएंगे उत्तर प्रदेश से? देखिए, मैं चेहरों के नाम पे तो स्पेकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं इस समय स्पेकुलेशन बड़ा खतरनाक विषय होता है। हाँ। बच गई बात, यूपी एक बड़ा स्टेट है। यूपी और बिहार से हर समय आप देखेंगे तो बहुतायत में मंत्री आए हैं, एक्सेप्ट यूपीए कार्यकाल में, जिस समय बाद में बिहार से कोई भी मंत्री नहीं था। एक दूसरी चीज ये भी होती है, और एनडीए में हमेशा से बिहार से काफी मंत्री आए हैं, यूपी से काफी मंत्री आए हैं, जिस समय यूपी से एमपीज की संख्या बीजेपी में काफी कम हुआ करती थी। देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है, कल शाम 5:30 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। संजय सिंह, अब इस बात की तस्दीक हो गई है, कल शाम को 5:30 बजे, 8 तारीख नहीं 7 तारीख को शाम 5:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आप अपनी बात जारी रखिए संजय। तो क्या होता है कि एक चीज मेरा मानना है कि चुनाव से, स्टेट असेंबली से सीधा जो कैबिनेट का विस्तार होता है या कैबिनेट में जो लोग होते हैं उनके नतीजे कभी, मुझे नहीं तो ध्यान में है कि कभी सीधा वो रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को एडजस्ट करना है, कुछ जातीय समीकरण के हिसाब से करना है। अगर आप देखेंगे आज जो गवर्नर्स की नई लिस्ट जारी हुई है उसमें भी जातीय समीकरण को थोड़ा ध्यान में रखा गया है, और इसमें भी रखा जाएगा, थोड़े टैलेंट को वो देखा जाएगा। तो अब तो 24 घंटे भी नहीं बचे संजय। नाम उत्तर प्रदेश के कुछ नाम तो बताइए। बिहार के नाम तो सामने है, कौन है नाम? उत्तर प्रदेश के नाम कौन है? मैं नाम में स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता, मुझे माफ करिएगा संदीप इस चीज के लिए। कल शाम करेंगे, तो अभी मुझे इजाजत दीजिए, तो हम फिर आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, आप कुछ नामों पर अपनी गर्दन बाहर निकालने को तैयार हैं उत्तर प्रदेश के नामों पर?
देखिए, दो नाम पर तो निकाल चुके हैं गर्दन अनुप्रिया पटेल और प्रवीण निषाद जी। एक मुझे लगता है कि संभावित नाम जो है वो रीता बहुगुणा जोशी का हो सकता है। और तो कोई बड़ा नाम जो है उत्तर प्रदेश से होगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वरुण गांधी नहीं होंगे ऐसा मुझे पूरी तरह से लगता है, क्योंकि वरुण गांधी को टिकट ही पिछली बार बड़ी मुश्किल से मिला था। एग्जैक्टली। और 24 में दोनों माँ बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, ये लगभग तय है बीजेपी में। हाँ, वो किसी ताल एक ठोक को रहे नहीं थे, मिलेगा। पोस्टर लगा रहे हाँ, थे, मुख्यमंत्री हाँ। पद के लिए भी ताल ठोकी गई थी, बहुत बिल्कुल। कुछ खेल हुआ है। तो रीता बहुगुणा जोशी आएंगे प्रदीप जी, तो क्या महेंद्रनाथ पांडे नहीं होंगे क्या? नहीं, महेंद्रनाथ पांडे रहेंगे। प्रधानमंत्री उनको पसंद करते हैं इसलिए रहेंगे। देखिए, कई चीजें काम करती हैं। एक होता है आपका जो लीडर है उससे अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आपका काम थोड़ा कम भी हो तो भी आप बच जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम अच्छा हो लेकिन केमिस्ट्री बहुत खराब हो तो वो इरिटेंट की तरह बने रहते हैं। उनको रखना भी चाहते हैं, निकालना भी चाहते हैं, वो स्थिति हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि महेंद्रनाथ पांडे नहीं जाएंगे, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इसलिए और ज्यादा ये उम्मीद है। और सुशील लेकिन मोदी आएंगे, ये मिनिस्टर के बिहार से बारे क्या में 10-10 मंत्री बनेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, 2019 में भी नीतीश कुमार की मांग थी कि जितने बीजेपी के मंत्री हैं उतने हमारे हों, क्योंकि हमको अपने सामाजिक समीकरण का ध्यान रखना है। मना कर दिया गया था, कहा गया था सारे एलाइज को एक कैबिनेट रैंक दी जा रही, मिनिस्टर की रैंक का वो दिया जा रहा है, आपको भी वही मिलेगा। इस बार स्थिति इसलिए बदली हुई है कि बिहार में सरकार बनाए रखने के लिए हो सकता है बीजेपी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, क्योंकि नीतीश कुमार को नाराज करके, मालूम है कि नीतीश कुमार को नाराज करके बिहार में सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। और वहां की जो विधानसभा की स्थिति है वो सरकार कभी भी गिर सकती है, तो बहुत स्थायी सरकार नहीं है वो। इसलिए जो है, अब मुझे लगता है कि 2-3 अगर मिलेगा तो ये कॉम्प्रोमाइज होगा, 2 होगा तो मुझे लगता है कि जो है पार्टी ने या प्राइम मिनिस्टर ने फर्म स्टैंड लिया। 3 अगर बिहार से होते हैं मंत्री तो इसका मतलब पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज किया कि बिहार की सरकार बचाओ। बात सुशील मोदी होंगे बात का देखेंगे मंत्रिमंडल में। सुशील मोदी को, मेरा पिछली बार भी मैंने कहा था कि उनको होना चाहिए। उनका जो अनुभव है, जो योग्यता है, उसके आधार पर होना चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा, ये पॉलिटिकल प्राइम डिसीजन मिनिस्टर। होगा। संदीप बाबू, थोड़ा बंगाल का बताइए। बंगाल में 18 सीटें जीती थी बीजेपी ने, विधानसभा में माकूल नतीजे नहीं आए जितनी ताल ठोकी थी। हालांकि 3 से आप 76 आ जाएं, वो भी अपने आप में अच्छा प्रदर्शन है। तो ये शांतनु ठाकुर या निश्चित प्रमाणिक, इन चेहरों को जगह मिलती दिखेगी? शांतनु ठाकुर को लाने का जरूर एक लॉजिक है। उसके अलावा मैं दिनेश त्रिवेदी का नाम रखता हूं। दिनेश त्रिवेदी भले ही No, he was one of the finest railway ministers. Yeah, so he will be brought, although he is strictly, they may have to bring him through Rajya Sabha, etc. But वो वेस्ट बंगाल की तरफ से उनको लाएगा। लेकिन अभी बीजेपी के अंदर वेस्ट बंगाल में इतना फ्लूइडिटी है, उसको पता नहीं कि कल अफवाह था कि दिलीप घोष भी तृणमूल जा रहे हैं, तो किसको बनाएंगे वो लोग, नहीं बनाएंगे। उसमें स्वपन दासगुप्ता मेरा हिसाब से आ सकता है, बिकॉज स्वपन एक स्टेबल वॉइस है, बट एट अ लोअर लेवल, इन सम ऑफ द, बिकॉज नहीं, प्रदीप सिंह सर ला रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, उनको दे दी राज्यसभा, विधानसभा हारने के बाद बस वहां पर खेल खत्म। नहीं, राज्यसभा तो फिर से मिल गया, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं, मिल गया बस राज्यसभा। नहीं, लेकिन 2 चीज राज्यसभा इतना जल्दी दिलवाने का जरूरत नहीं था अगर उनको लाना नहीं है, क्योंकि इसमें 2 चीज होगा इस बार। एक जो आप कह रहे हैं, पॉलिटिकल कैलकुलेशंस में बहुत सारे एकोमोडेशन करना पड़ेगा, एलाइज से हो, जिससे आप लोग साउथ का बिल्कुल बात नहीं कर रहे, साउथ से भी उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अगर बीजेपी का एक्सपेंशन प्लान है उसको AIDMK वगैरह से भी लाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वहां पे भी विस्तार करना पड़ेगा। फेयर पॉइंट है आपका, जैसा पर एक राज्य को हम भूल रहे हैं, आलोक जोशी, और आप बहुत साल तक मुंबई कर रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र इंडिया इंक में भी थोड़ी नाराजगी आने लगी है कि भैया इक्का दुक्का लोगों की ज्यादा बातें सुनी जा रही हैं,
तो प्रतिनिधित्व के तौर पर, आवाज के तौर पर नारायण राणे का तो नाम बहुत आ रहा है, वो तो एक राजनीतिक फैसला होगा। लेकिन इंडिया इंक की इस फेरबदल में कितनी उम्मीदें, और महाराष्ट्र से क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, महाराष्ट्र से बहुत उम्मीद करने का तो देखिए, नारायण राणे का नाम आपने ले दिया, उसके अलावा बहुत उम्मीद मैं नहीं करता हूं। लेकिन जो इंडिया इंक की आप बात कह रहे हैं, ये एक मौका है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार उन्होंने शपथ ली थी, तब बाजार में बहुत जोर शोर से कुछ नामों की चर्चा थी कि इनको ले जाकर वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। तो आप आज की तारीख में अगर, जिसको कहते हैं कि एक शॉक एंड ऑ फैक्टर होता है, जो प्रधानमंत्री लोगों को चौंकाने के आदी रहे हैं, तो ये हो सकता है कि वो किसी प्रोफेशनल को लाएं और कोई ऐसी जिम्मेदारी, मैं नहीं अभी कह रहा हूं कि वित्त मंत्री ही बना दें, लेकिन कोई ऐसी जिम्मेदारी दे सकते हैं जिससे कि ये मैसेज जाए। आलोक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। शायद घर में कोई आपके परेशानी हुई है, प्लीज आप उसको केटर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, ये जो नए चेहरों की बात है, और मैं युवा चेहरों पर फिर से आपसे और सुकेश से आखिरी कमेंट्स चाहूंगा। ये मीनाक्षी लेखी, वैजयंत पांडा, जामयांग नामग्याल लद्दाख से बड़े बढ़िया बोलते हैं, कुछ ऐसे चेहरों को भी आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, युवा चेहरे तो कुछ आएंगे जरूर, ये तो पक्की बात लगती है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये स्टेटस को पसंद नहीं करते। उसको बदलने, मतलब वो, उनको अनिश्चितता से डर नहीं लगता। हाँ, वो डिसरप्ट करते हैं। बिग डिसरप्टिव वर्ड में बिल्कुल जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं। डिसरप्ट करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं, वो ये रिस्क लेते हैं। मीनाक्षी लेखी का आपने नाम लिया। अब मीनाक्षी लेखी को अगर लाएंगे तो दिल्ली से दो नहीं हो सकते। फिर डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाएं, उनको हटाएं तो मालूम ये फिर आएगा कि आपने उनको बलि का बकरा बना दिया कोविड के लिए, तो वो आलोचना झेलने नहीं। कुछ तो बलि के बकरे बनेंगे ना, कि नहीं बनेंगे? कुछ तो बनेंगे, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन की बात अलग है। हाँ। उस पर तो पूरा विपक्ष लग जाएगा कि भाई देखिए, आपने गलती की थी और अब आप जो है अपनी गलती की जिम्मेदारी उठाने के बजाय आपने एक मंत्री को जो है बलि का बकरा बना दिया। तो ये इस तरह के भी कंसिडरेशंस है। अब उससे कितना प्रभावित होते हैं प्रधानमंत्री, ये निर्भर करेगा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि यंग लोगों का, देखिए, एक पिछले 7 साल का ट्रेंड अगर आप देखें, पार्टी संगठन में भी और दूसरी जगहों पर, इस बदलाव से और कई बदलाव होने वाले हैं। राज्यसभा में सदन का नेता बनना है तो यंग बनेगा, या एक्सपीरियंस जो सबसे सीनियर है रविशंकर प्रसाद, उनको मिलेगा। ये सवाल भी होंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट्री बोर्ड में 4 जगहें खाली हो गई, वहां कौन आएगा? तो मुझे लगता है कि एक पीढ़ी परिवर्तन का या अपेक्षाकृत यंग लोगों को लाने का एक मैसेज बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आखिरी सवाल ये सुकेश, और लीड दे दी है प्रदीप जी ने, संगठन को भी मजबूत करना है, संगठन में बड़े चेहरे चाहिए। ये एक बड़ा कन्वीनियंट प्लॉय होता है कि भाई आपको मंत्रिमंडल से हटाकर, और अब तो चुनावी तैयारियों में हमें घुसना है, बड़े बड़े राज्यों में लगाना है, पार्टी के काम में आपको लगाना है। ऐसा भी होता दिखेगा। वो चेहरे कौन हो सकते हैं? देखिए, जो उनको संगठन में भेजा जाए, जो भी लोग वहां से हटाए जाएंगे वो बड़े आदर के साथ पार्टी में लिए जाएंगे, क्योंकि कहा यह जाएगा कि 2022 से लेकर 23 से लेकर 24 तक हम इलेक्शन मोड में होंगे, और बीजेपी एक इलेक्शन मशीन है। और प्रदीप जी ने आधी बात मेरी कह दी। ये जनरेशनल चेंज जो मोदी के समय से शुरू हुआ, और आज पिछले 7 सालों में आप चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे देख लें, चाहे आप पार्टी के फ्रंट पे देख लें, चाहे आप महासचिवों का नाम ले लें, उपाध्यक्षों का नाम ले लें, उपाध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते, महासचिवों का नाम देख लें, उसमें यंग ब्लड इन्फ्यूज किए गए हैं। वैसे कैबिनेट में भी कुछ किए जाएंगे। कद्दावर लोगों की कमी है अभी संगठन में, बिल्कुल है। हाँ। लेकिन वो चेहरे ग्रूम होकर वही कद्दावर बनते हैं। अब हमारे अब आप देखें अगर, तो बीजेपी के पास सुषमा स्वराज नहीं है, अरुण जेटली नहीं है, प्रमोद महाजन नहीं है, तमाम लोग नहीं है। तो यंग लोगों को ही ग्रूम करना है, तो वो कैबिनेट में भी ग्रूम किए जाएंगे, और वो शायद ऐसी सोच है कि वो पार्टी में भी ग्रूम किए जाए। तो कल 5:30 बजे, शाम 5:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। अब कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे या 3.0 एक नया चेहरा, नई शक्लो सूरत दिखाई देगी मोदी सरकार की, क्योंकि सरकार पर अब सवालों की बौछार भी
होने लगी है। और चुनाव तो है ही, तो कल का दिन बड़ा रोचक होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।